हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी। आई एम ऑडिबल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं अपना जो सीआरपीसी का जो 10 क्वेश्चन शो है उसके शुरुआत कर रहे हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन बन रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 451। तो इससे पहले जितने भी 450 क्वेश्चन यानी 450 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डील किए हैं वो सारे के सारे यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। आप वहाँ से जा करके वो 450 क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो, देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इन इंपॉर्टेंट सेक्शन से अगर किसी भी टॉपिक पर या किसी भी सेक्शन में अगर क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी एन अरेस्टेड पर्सन मे बी सेंट टू जेल, जुडिशियल और पुलिस कस्टडी एज द केस मे बी बाय द होम। तो यहाँ पर क्लियर कहा गया है कि आपको ये बताना है कि सीआरपीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसको जुडिशियल कस्टडी में या पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा। किस कस्टडी में भेजा जा सकता है ये डिसाइड कौन कर रहा है? तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है सेशंस कोर्ट, दूसरा है मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इफ एम्पावर्ड बाय द स्टेट, तीसरा ऑप्शन है मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इफ एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट, और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो सबसे बड़ी क्लियर सी बात सबको पता है कि कभी भी जब कभी भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसको मजिस्ट्रेट के पास लाया जाता है। सेशन कोर्ट का ऑप्शन तो होगा ही नहीं। बी नंबर ऑप्शन है तो उसमें कहा गया है मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके आगे लिख दिया गया है इफ एम्पावर्ड बाय द स्टेट। तो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को कभी भी एम्पावरमेंट की जो बात होती है वो राज्य सरकार या सरकार नहीं देती है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। सी नंबर ऑप्शन होगा मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इफ एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट। तो ये आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को एम्पावर अगर हाई कोर्ट करती है तो हाई कोर्ट ऐसा कर सकती है, जुडिशियल या पुलिस कस्टडी में भेजना है कि कस्टडी में भेजना है ये डिसाइड करने का पावर उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे लिए सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा बनता है 452। बड़ा क्लियर कहा गया है, ए रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offense shall be deemed to be a। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन ये कहता है बहुत क्लियर कि पुलिस ऑफिसर ने किसी केस का इन्वेस्टिगेशन किया और जिस केस का उसने इन्वेस्टिगेशन किया वो शुरुआत से उसको ये लग रहा था कि ये कॉग्निजिबल मैटर है, कॉग्निजिबल केस है। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है तो रिपोर्ट जो बनती है उससे ये पता चलता है पुलिस वाले को कि भाई ये तो कॉग्निजिबल ऑफेंस है ही नहीं, ये तो नॉन कॉग्निजिबल मैटर है। तो अगर नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस की रिपोर्ट अगर पुलिस वाला अगर मजिस्ट्रेट को कोर्ट को सौंपता है तब यहाँ पर क्या होगा? तो इसी पॉइंट को कहा था कमीशन ऑफ ए नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड। तो ये जो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस की रिपोर्ट होती है ये कंप्लेंट कंसीडर होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको कंप्लेंट मिल रहा है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा, ये जो आंसर जो ऑप्शन नंबर बी का है ये बहुत क्लियर मैं बता दूं, ये सेक्शन 2D कंप्लेंट के डेफिनेशन से लिया गया है और उसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट आप देखेंगे वहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा बीएनएसएस में अगर आप देखेंगे तो 2023 बीएनएसएस में तो सेक्शन 2(1)(h) के एक्सप्लेनेशन नंबर पार्ट में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 453। सिंपली इट सेज ए इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी इन ए केस ऑफ मर्डर। तो ए एक पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको डिटेन किया गया है कस्टडी में, और अपराध क्या किया, उसने मर्डर किया है। द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर विद इन 24 आवर्स प्रोड्यूसेस द अक्यूज्ड बिफोर ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। बड़ा क्लियर कहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर है 24 घंटे के अंदर उस अक्यूज पर्सन को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करते हैं, उस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने जिसको कि उस केस का ट्रायल करने का जुरिस्डिक्शन होता ही नहीं है। सो नाउ यहाँ पर क्वेश्चन आता है और उसमें ये कहते हैं कि वो पुलिस कस्टडी की डिमांड करते हैं वैसे मजिस्ट्रेट से जिसको कि जुरिस्डिक्शन है ही नहीं ट्रायल करने का। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आप हम लोगों से कि द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर। तो जिस मजिस्ट्रेट साहब के पास जुरिस्डिक्शन है ही नहीं तो क्या वो मजिस्ट्रेट साहब जो है पुलिस कस्टडी में किसी अक्यूज्ड पर्सन को दे सकते हैं जो मर्डर का अक्यूज्ड है? तो इसका आंसर यहाँ पर ढूंढना है।
सो ऑप्शन नंबर ए है ग्रांट पुलिस कस्टडी ओनली फॉर 2 डेज। तो ऐसे मजिस्ट्रेट जो है 2 दिनों के लिए पुलिस की कस्टडी दे सकते हैं। ग्रांट पुलिस कस्टडी फॉर 15 डेज, 15 दिनों के लिए पुलिस की कस्टडी दे सकते हैं। डिस्चार्ज कर सकते हैं अक्यूज्ड को। और लास्ट ऑप्शन कहा गया रिफ्यूज टू इंटरटेन द एप्लीकेशन एज ही हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस। क्या यहाँ पर वो रिफ्यूज कर सकते हैं इंटरटेन करने के लिए एप्लीकेशन, बिकॉज उनके पास जुरिस्डिक्शन मजिस्ट्रेट साहब के पास है ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 15 दिनों के लिए होगा। और जो आंसर निकलता है वो सीआरपीसी के सेक्शन 167 के सब सेक्शन 2 से निकलता है। देखिए यहाँ पर जो मेंशन किया गया, और बीएनएसएस में आप देखेंगे तो ये सेक्शन 187 के सब सेक्शन 2 से इसका आंसर निकलता है। Now see, the magistrate to whom an accused person is forwarded under this section may, whether he has or has not jurisdiction to try the case, from time to time authorize the detention of the accused in such custody as such magistrate thinks fit for a term, यहाँ देखिए बिल्कुल क्लियर कहते हैं, not exceeding 15 days in the whole। तो ये 15 दिनों की पूरी कहानी है, ये 15 दिनों की कहानी के लिए दे सकते हैं, 15 दिन तक के लिए दे सकते हैं, जैसा उचित लगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 454। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इनमें से कौन सा वो स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? पहला ऑप्शन कहता है ए पुलिस ऑफिसर हैज द पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स बिफोर हिमसेल्फ। पुलिस ऑफिसर को ये पावर है कि वो जो 15 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उसको अपने यहाँ एज विटनेस बुला सकता है। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, जो कि है नहीं। दूसरा ऑप्शन, ए पुलिस ऑफिसर हैज द पावर टू रिक्वायर दिस अटेंडेंस ऑफ ए वुमन विटनेस बिफोर हिमसेल्फ। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही नहीं, ना तो वो बच्चे को बुला सकता है ना तो वो किसी महिला को बुला सकता है। उसके अलावा सी, ए पुलिस ऑफिसर हैज द पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस अबव द एज ऑफ 65 ईयर्स। 65 साल से ऊपर के बच्चे को, सॉरी ऊपर के बुजुर्ग इंसान को भी वो नहीं बुला सकता है। लास्ट ऑप्शन कहता है अ पुलिस ऑफिसर डज नॉट हैव द पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस हु आर मेंटली चैलेंज्ड बिफोर हिमसेल्फ। तो ये आंसर बिल्कुल सही है कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं है वैसे व्यक्ति को विटनेस के तौर पर बुलाने का जो मेंटली चैलेंज्ड है। ठीक है, तो ये जो आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है सीआरपीसी के सेक्शन 160 के सब सेक्शन 1 के प्रोवाइजो से ये आंसर निकल के आता है। अगर इसी की बात करेंगे तो सेक्शन 179 सब सेक्शन 1 प्रोवाइजो जो कि बीएनएसएस में है, वहां से ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 455। यहाँ कहते हैं कि द स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस रिकॉर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग ट्रायल फॉर। देखिए बड़ा सीधा सा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो विटनेस का स्टेटमेंट होता है उसको पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड कर लिया है। कब किया? तो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। सो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, अनुसंधान के दौरान, अन्वेषण के दौरान यदि पुलिस ने किसी गवाह का बयान दर्ज कर लिया है तो जो बयान दर्ज किया गवाह का, उस बयान का इस्तेमाल ट्रायल में कहाँ हो सकता है या नहीं हो सकता, उस पर यहाँ पर क्वेश्चन है। तो पहले पूछते हैं पहला ऑप्शन दे करके कि कोरोबोरेटिंग द स्टेटमेंट बाय प्रोसिक्यूशन। तो जो गवाहों के बयान हैं उस बयान को कोरोबोरेट किया जाएगा प्रोसिक्यूशन के स्टेटमेंट से। प्रोसिक्यूशन मतलब जो आरोपी पक्ष है उसके तरफ से। तो जो उसने स्टेटमेंट दिया और जो इस गवाह ने दिया है बयान, दोनों को कोरोबोरेट किया जाएगा उसके बयान से। दूसरा ऑप्शन कहा गया है कॉन्ट्राडिक्ट द स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस बाय द अक्यूज्ड बाय प्रूविंग द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट। तो कहते हैं कि उसका जो दूसरा ऑप्शन कहता है वो ये कहता है कॉन्ट्राडिक्ट करना। किसके? सो अक्यूज्ड जो है उस गवाह के बयान का इस्तेमाल करेगा प्रोसिक्यूशन के विटनेसेज को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए। ओके, बाय प्रूविंग द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट। तो मतलब बड़ी सीधी सी बात है, कहते हैं कि कोई भी गवाह है और किसी गवाह ने कोई बयान दिया है और उस बयान को पुलिस ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया। अब उस बयान का जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया उसका क्या करेगी, क्या हो सकता है? क्योंकि उसका कुछ इस्तेमाल होता नहीं है, लेकिन उसका कुछ इस्तेमाल जो होता है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो उसका इस्तेमाल इस तरीके से होता है कि जो वो बयान है उसका इस्तेमाल अक्यूज्ड कर सकता है
प्रोसिक्यूशन यानी आरोपी पक्ष के, जो आरोप लगाने वाला पक्ष है, उसके गवाहों को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, उनके गवाहों के बयानों को तोड़ने के लिए कॉन्ट्राडिक्ट करने के पर्पज से कर सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, और इसका आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा सीआरपीसी के सेक्शन 162 के सब सेक्शन 1 के प्रोवाइजो में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4, 5, 6, इसमें हमें इनकरेक्ट आंसर ढूंढना है। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट, गलत आंसर ढूंढना है, सही नहीं ढूंढना है, गलत ढूंढना है, गलत ही ढूंढना है, याद रखिएगा। सबसे पहला, एफआईआर का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट अबाउट कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो बिल्कुल सही बात है, कभी भी एफआईआर का मतलब होता है रिपोर्ट अबाउट कॉग्निजेबल ऑफेंस। दूसरा, इंफॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस, एफआईआर हमेशा पुलिस को ही देते हैं, ये भी सही आंसर है, याद रखिए, में गलत ढूंढना है। तीसरा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट इंफॉर्मेशन का मतलब पहले पहले पॉइंट ऑफ टाइम पर जो इंफॉर्मेशन दे। और चौथा ऑप्शन है इट मस्ट ऑलवेज बी गिवन इन राइटिंग, तो ये क्या हमेशा लिखित में ही दिया जाता है? तो ये जो ऑप्शन है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लिखित में देने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर आपको 154 में मिलेगा सीआरपीसी के, या इसका आंसर आपको 173 बीएनएसएस में मिलेगा। तो ऐसा है कि पुलिस वालों को हम रिटन में दे सकते हैं या ओरल में दे सकते हैं, जो पुलिस वाला जो सामने बैठा है वो क्या करेगा, उसको रिड्यूस करेगा रिटन में। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 457। In reference of information relating to the commission of a cognizable offense, which of the following statements is not correct? बड़ा सीधा सा पॉइंट पूछा गया है, कहते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो किसी व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल अपराध कर दिया है और उस कॉग्निजेबल अपराध के करने की सूचना दी जाती है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो ढूंढना है, सही स्टेटमेंट नहीं ढूंढनी है हमें, हमें गलत ही ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन कहते हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने की सूचना है ये ओरली दी जा सकती है टू एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, ऑब्वियसली दी जा सकती है, फोन पर दी जा सकती है। नंबर बी, इट इज रिड्यूस्ड टू राइटिंग बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। उसके बाद तीसरा ऑप्शन कहते हैं इंफॉर्मेशन, ये भी सही बात है, ऑब्वियस सी बात है कि जब हम देते हैं तो उसको रिड्यूस किया जाता है एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ऑफिसर इंचार्ज। तीसरा जो ऑप्शन है इंफॉर्मेशन रिड्यूस्ड टू राइटिंग इज टू बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट, तो जिस पर्सन ने सूचना दी है उस पर्सन का सिग्नेचर या अंगूठा लगवा लिया जाता है सूचनादाता के तरफ से, सूचनादाता का लगा लिया जाता है, ये भी सही बात है, ये भी फैक्ट सही है और ये करेक्ट फैक्ट है एज पर सेक्शन 154। लास्ट ऑप्शन कहता है कि कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट, यहाँ पर कहा गया कि जो इन्फॉर्मेशन की जो कॉपी होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेंट को अवेलेबल नहीं करा दी जाती है, ये कि गलत इन्फॉर्मेशन है, ये गलत ऑप्शन है। यानी इन्फॉर्मेंट जो सूचना दाता है, जो सूचना देगा एफआईआर कराएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने की, उसको सही कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। सो ये वाला ऑप्शन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 458। क्वेश्चन 458 कहता है अक्यूज्ड ए इज अंडर पुलिस कस्टडी फॉर 10 डेज। ए नाम का कोई अक्यूज्ड है जिसको कि पुलिस कस्टडी मिली हुई है और वो 10 दिनों तक के लिए है। ऑन द 9th डे, 9वें दिन, ही इज बाउट बिफोर द मैजिस्ट्रेट, वो 9वें दिन वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है टू रिकॉर्ड हिज कन्फेशन, उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, जहां पर वो कोर्ट में कन्फेशनल स्टेटमेंट देने से सीधे सीधे मना कर देता है। तो अब ये पूछ रहा है आपसे कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। मतलब एक पर्सन है, उसको 10 दिन का पुलिस कस्टडी मिला, पुलिस 9वें दिन उठा के उसको लेके आती है कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए, कोर्ट में आने के बाद कहता है जी मैंने को तो कन्फेशन करना ही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ही विल रिमेन इन पुलिस कस्टडी फॉर 1 more day। अगर वो अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं देगा तो उसके साथ क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या उसको फिर से एक दिन का जो बचा हुआ है दिन, एक दिन, उसके लिए उसको पुलिस कस्टडी मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। दूसरा मामला, द मैजिस्ट्रेट में एक्सटेंड हिज जुडिशियल रिमांड टिल द 15th डे, मैजिस्ट्रेट उसको 15 दिनों तक के जुडिशियल रिमांड में भी रखेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा मामला, मैजिस्ट्रेट विल सेंड हिम टू जुडिशियल कस्टडी इमीडिएटली,
तो ये तीसरा मामला सही है, ये जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा। और डी में कहा गया नन ऑफ दी अबव, तो ये तो होने से रहा। तो हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही है। मतलब मोटी सी बात क्या है, सीधी सी बात ये है कि जब कभी भी मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज्ड को प्रोड्यूस किया जाता है और कन्फेशनल स्टेटमेंट के पॉइंट पर, और वो कन्फेशनल नहीं करना चाहता है, तो इसका मतलब ये हो गया मोटे तौर पर कि भाई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, वो कन्फेशन कराने के लिए लेके आया, कन्फेशन नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करना है, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देना है। दैट इज द पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट 459, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पहला ऑप्शन रिलेट्स टू कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, ये बिल्कुल गलत है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है वो हमेशा कॉग्निजिबल ऑफेंस के बारे में ही होती है। बी नंबर ऑप्शन इज गिवन टू ए मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हमेशा पुलिस ऑफिसर को दी जाती है। नंबर सी रिलेट्स प्राइमा फेसाई टू अ कॉग्निजिबल ऑफेंस, ये बात बिल्कुल सही है कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है वो प्राइमा फेसाई कॉग्निजिबल ऑफेंस से ही रिलेटेड होती है। चौथा ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन कहता है मे बी गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एफआईआर कभी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ नहीं होती है। तो यहाँ पर ये तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन है, उसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए सही ऑप्शन होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सी नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है आंसर में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन इज 460। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी रिलेट्स टू। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है अंडर सेक्शन 154 किससे से रिलेटेड है, आपको भाई जस्ट बताया है, तो लिख लेना है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ लिखा है ओनली ए कॉग्निजिबल ऑफेंस, ओनली ए कॉग्निजिबल ऑफेंस, तो ओनली ए कॉग्निजिबल ऑफेंस ही होगा, इसमें नॉन नॉन कॉग्निजिबल का तो मामला ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का 10 क्वेश्चन शो के 10 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे, और इसके पीछे का जो लॉजिक है वो भी मैं आपको साथ के साथ शेयर करता हूं। तो जहां तक हो सके आप इसके नोट्स बना ले, कम से कम वन लाइनर के फॉर्म में ही बना ले, लेकिन बना जरूर ले। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल।